आज की जो वीडियो है वो वेक्टर फील्ड के बारे में है। सो वेक्टर फील्ड, उसके बाद लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर, इन सब का क्या मतलब है ये आज हम इस वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हम इसको लेके इकट्ठा चलते हैं क्योंकि सारे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले वेक्टर फील्ड क्या है? तो वेक्टर फील्ड एक ऐसी रीजन या स्पेस होता है जिसमें हर पॉइंट जो है वो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में उस रीजन या स्पेस में हर पॉइंट जो है वो एक वेक्टर है। और वेक्टर का मतलब क्या है कि वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करती है। मिसाल के तौर पे कोई सी भी आप देख सकते हैं, जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारी एक वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वेक्टर फील्ड्स की। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो रिप्रेजेंटेशन होती है फिजिकल फिनोमेना को, उसको हम वेक्टर फील्ड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे हमारे पास अगर फोर्स फील्ड है, फोर्स फील्ड में आ जाती हैं जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। ये सारी एग्जांपल्स हैं वेक्टर फील्ड की, क्योंकि ये हमें बताती हैं कि किस तरह से फील्ड जो है, ये फोर्सेस कहना चाहिए कि किस तरह से फोर्सेस जो है वो एक्ट हो रही हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर किसी भी स्पेस में या किसी रीजन में। और सेकंड आप देख सकते हैं फ्लूइड फ्लो। तो फ्लूइड फ्लो में भी अगर आप देखें तो जो कोई फ्लूइड जब फ्लो करता है किसी खास एरिया में, तो उसके जो वेलोसिटी फील्ड्स होती हैं, यानी कि जो फ्लो करने की उनकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी है, वो हमें बताती है कि किस तरह से उसकी जो यानी कि जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड और डायरेक्शन के बारे में हमें जो है वो इंफॉर्मेशन देती है। इसको ये फ्लूइड फ्लो जो है वो एक मिसाल है वेक्टर फील्ड की। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिको मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। ये भी एक वेक्टर फील्ड है जो कि हमें बताते हैं कि किस तरह से एक वेव जो है वो प्रोपोगेट करती है, यानी कि ट्रैवल करती है एक स्पेस में। तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इससे, जो कि एक वेक्टर फील्ड की ऑब्वियसली एक सिग्निफिकेंस है। उसके बाद आप देखें, हम उसे कहेंगे कि मॉडलिंग डायरेक्शनल चेंज। मॉडलिंग डायरेक्शनल चेंज का मतलब है कि जैसे देखो कोई भी वेक्टर फील्ड है वो हमें हेल्प करती है कि हम विजुअलाइज कर सकें, यानी कि हम देख सकें, हम सोच सकें कि किस तरह से जो क्वांटिटी है उसमें चेंज आ रही है किसी भी रीजन के अंदर। और इसको विजुअलाइज करने से का क्या फ़ायदा है, यानी कि बेसिकली हम इसकी हेल्प से, उसको विजुअलाइज करने की वजह से हम जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से उसकी डायरेक्शन के ट्रेंड्स हैं, किस तरह से उसकी डायरेक्शन के ट्रेंड्स का मतलब है किस तरह से किसी भी उस वाली प्रॉपर्टी का, उस फिनोमेना का किस तरह से फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँगी कि जो करंट इन अ वायर है वो किस तरह से फ्लो करती है, वो हमें पता चलता है। और उसके बाद फॉर एग्जांपल एक जहाज़ है वो मूव कर रहा है, तो उसके इर्द गिर्द जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनका जो फ्लो है वो किस तरह से उनकी डायरेक्शन होगी और किस तरह से क्या उनका मैग्नीट्यूड है हर जगह पे, वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो इसको हम कहेंगे कि हम उसको मॉडल कर सकते हैं उसकी डायरेक्शनल चेंज को। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है जैसे जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस एनालिसिस। तो वेक्टर फील्ड्स भी हमें इन फिनोमेनास को एनालाइज करने में हेल्प करती है। जैसे डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि कितनी फील्ड जो है वो स्प्रेड आउट है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो डाइवर्जेंस और नेक्स्ट जो कर्ल है, इसको तो हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो कर्ल का मतलब होता है कि जो मेजर करती है, मतलब कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड बेसिकली मेजर करती है कि किस तरह से जो रोटेशनल टेंडेंसी है फील्ड की, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे मिसाल के तौर पे जो फ्लूइड डायनामिक्स होती है उसमें जो सर्कुलेशन है फ्लूइड डायनामिक्स की, उसको आप कह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। अब चीज़ आती है कि जो वेक्टर फील्ड है उसकी क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, कि क्या इसकी नीड क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है।
तो आप देखिए कि जितनी भी फिज़िकल जो फिनोमिनाज हैं वो उसके अंदर जो क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो होता है कि उनकी वो तब्दील होती हैं स्पेस और टाइम में। तो जो वेक्टर फील्ड्स हैं यही बेसिकली हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि इन वाली क्वांटिटीज़ में किस तरह से तब्दीलियाँ हो रही हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वो हमें बताते हैं कि किस तरह से जो चार्जेस है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं होते हैं एक दूसरे के साथ, और उसके बाद हम उनकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं फोर्सेस की और पोटेंशियल एनर्जी वगैरह की। तो इस तरह से ये एक हमें फ्रेमवर्क सा प्रोवाइड करती है वेक्टर फील्ड्स जो हैं, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट फिजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो सेकंड वन आप कह सकते हो कि जो हम विजुअलाइज कर सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो वेक्टर फील्ड्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि वो हमें बताती हैं विजुअल और कंप्यूटेशनल वेज कि हम जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं फिजिक्स इंजीनियरिंग या और भी किसी साइंसेज में उनको हम अंडरस्टैंड कर सकें ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो फ्लूइड डायनामिक्स होती है उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनकी जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं, उनका फ्लो, उनकी मोशन, उनकी मूवमेंट फ्लूइड में किस तरह से होगी। उसके अलावा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन को मॉडल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया है। उसके अलावा जो वेक्टर फील्ड्स हैं वो बहुत क्रिटिकल है, यानी कि हम उनकी हेल्प से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल्स एंड फ्लक्स वगैरह को। और ये जो लाइन इंटीग्रल सरफेस है ये बहुत बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है बेसिक फिज़िक्स के। और जो है हम नेक्स्ट बेसिकली हमने बात आगे से अगली वाली स्लाइड में हम बात लाइन इंटीग्रल से ही स्टार्ट करेंगे। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर, इसका क्या मतलब है कि मैं ये कहती हूँ कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कर्व है ए और बी, एक वेक्टर फील्ड एफ के अंदर कर्व है ए और बी, और मैंने देखना है कि किस तरह से ये जो वेक्टर फील्ड यानी कि एफ है उसकी किस तरह से वेरिएशन हो रही है अलोंग दिस होल कर्व। तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो कर्व है इसको को छोटे छोटे से पीसेस में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं एक एलिमेंट ले लेती हूँ जिसको कहती हूँ लेंथ एलिमेंट डी आर, मैंने कंसिडर किया है एक पॉइंट पी के ऊपर, जो कि इधर लिखा तो नहीं हुआ लेकिन ये एक पॉइंट पी है, उसके ऊपर मैंने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी आर लिया है जो कि टेंजेंट है टू दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पी के ऊपर वो टेंजेंट है, और एफ जो है उसकी ये डायरेक्शन है। सो और डी आर और एफ के दरमियान में एक एंगल है जो कि मैं थीटा कह देती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि जो डॉट प्रोडक्ट है एफ और डी आर का, उसको हम लिख लेते हैं, जो डॉट प्रोडक्ट है एफ और डी आर का एट पॉइंट पी, वो क्या होगा, दैट विल बी एफ डॉट डी आर। और मुझे पता है कि एफ और डी आर के दरम्यान में एंगल थीटा है, तो इसको मैं ओपन कर सकती हूँ एफ डी आर कॉज ऑफ थीटा। इसी तरह से इस पूरी अगर लेंथ एलिमेंट के ऊपर मैं एक और स्मॉल पीस कंसीडर कर लेती हूँ जिसको मैं डी आर वन कह लो, इस तरह से डी आर टू, इस तरह से छोटे छोटे एलिमेंट्स में उसको हमने स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया और उसके ऊपर हमने उनके डॉट प्रोडक्ट्स लिए और उसको फिर फाइनली हम ऐड करें। तो अगर उसको करने की बजाय अगर हम इन सब का एक सब कहना चाहिए कि जो नेट है, मतलब हम स्मॉल एलिमेंट्स को में डिवाइड करके और उनका सम लेने की बजाय हम उसको यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो नेट आई थिंक मैं वाई जो नेट डॉट प्रोडक्ट है, सो नेट डॉट प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली होगा इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी, यानी कि पूरी कर्व का जो है फ्रॉम ए टू बी, दैट विल बी एफ डॉट डी आर, या फिर हम उसको लिख सकते हैं फ्रॉम इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी आर कॉज ऑफ थीटा। तो ये जो नेट डॉट प्रोडक्ट है एफ डॉट डी आर पूरी कर्व ए बी के ऊपर, इसको हम कहते हैं लाइन इंटेग्रल ऑफ
vector f. So line integral of a vector f will be equals to from a to b f dot dr. ओके, सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गया होगा इसका क्या मतलब है। ओके, सो कर्ल ऑफ अ वेक्टर। सो कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड का मतलब क्या है कि एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जो कि इंडिकेट करती है एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि डायरेक्शन को, और मैग्नीट्यूड जो है उस रोटेशनल इफेक्ट की वजह से जो मैग्नीट्यूड में तब्दीली आ रही है उसको रिप्रेजेंट करना। तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया है कि दो पिक्चर्स को इंक्लूड करूँ ताकि आप उसको विजुअलाइज कर सकें इस इफेक्ट को। तो बेसिकली जो कर्ल है, कर्ल का मतलब होता है कि रोटेशन या ट्विस्टिंग ऑफ अ वेक्टर फील्ड किसी एक पॉइंट के ऊपर, उसको हम कहते हैं कर्ल। तो मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पे देखें फ्लूइड डायनामिक्स में, जैसा कि आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है वो इसकी डायरेक्शन को इस तरह से इस तरह से मोशन को शो किया जा रहा है। तो बेसिकली फ्लूइड डायनामिक्स में भी जो भी पार्टिकल्स की मूवमेंट है, मोशन है फ्लूइड के अंदर, उसको हम कहेंगे उसकी जो है वो कर्ल जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो डायरेक्शन होती है रोटेशन की, डायरेक्शन बेसिकली कर्ल की या रोटेशन की, उसको हम बताते हैं राइट हैंड रूल से, जो कि पॉइंट होता है अलोंग द एक्सिस अराउंड विच द रोटेशन अकर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इस पिक्चर में ये शो किया हुआ है कि जैसे इस पॉइंट के ऊपर मूवमेंट जो है वो इस तरह के एक्सिस के अराउंड हो रही है, तो उसको उसकी डायरेक्शन हमें राइट हैंड रूल से पता चलती है। तो जो मैग्नीट्यूड है, बेसिकली मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वो इंडिकेट करते हैं, बताता है, स्पेसिफाई करता है कि जो रोटेशन है उसकी मतलब उसकी शिद्दत को, दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं इंटेंसिटी को। तो इंटेंसिटी ऑफ जो रोटेशन है वो हमें मैग्नीट्यूड जो है उसके बारे में बताता है। अब एक मैं पॉइंट आपको बताना चाहूँगी कि समटाइम्स एक टर्म यूज़ होती है नो कर्ल। नो कर्ल का मतलब होता है कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें उसका मतलब है ज़ीरो कर्ल, नो कर्ल। वो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं हो रही। तो रोटेशन मोस्टली क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उनकी हर जगह के ऊपर मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या कोई भी यूनिफॉर्म फील्ड है, तो उसके अंदर कोई भी रोटेशन नहीं होगी। और उसकी रीज़न ये है, यूनिफॉर्म होने की वजह से वेरिएशन नहीं है, कोई चेंज नहीं उसके अंदर आ रही, तो उसकी वजह से हम उसे कहते हैं नो कर्ल या ज़ीरो कर्ल। अब हम एक मैथमेटिकल रिलेशन निकाल रहे हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर के लिए। तो उसके लिए मैं कंसिडर कर रही हूँ कि मेरे पास एक जो है कांस्टेंट वेक्टर फील्ड है। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो कि इस तरह से लाइन से रिप्रेजेंट, ब्लू कलर की लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है कि मैं कह रही हूँ कि एक कॉन्टिन्यूस वेक्टर फील्ड है स्पेस के अंदर, जो कि उसको मैं ए कह देती हूँ। इसको हम लिख भी देते हैं वेक्टर फील्ड ए। सो उसके अंदर अब क्या है कि मैं एक रेक्टेंगुलर कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो है वो रखती हूँ इस वाली वेक्टर फील्ड के अंदर। तो वो जो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है उसको हमने दो पोजीशंस पे रखना है। सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि जो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट मैंने रखा है एरिया, वो परपेंडिकुलर है टू दिस वेक्टर फील्ड। तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक वेक्टर फील्ड है, और जिसमें ये जो एरिया मैंने रखा है रेक्टेंगुलर एरिया, जिसका नाम है ए बी सी डी, इसको मैंने इस वाली वेक्टर फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है। सबसे पहले अब हम देखेंगे मैथमेटिकल एक रिलेशनशिप हमने निकालना है फॉर द कर्ल ऑफ अ वेक्टर। अब मैं यहाँ पे ये भी कह रही हूँ कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर फील्ड है, ऊपर ये जो लाइंस हैं ये दोनों एक दूसरे के, दोनों तो नहीं, लाइक 3-4 लाइंस जो हैं वो ज़्यादा क्लोज़र हैं, और फिर उसके बाद ये लाइंस वाइडर होती जा रही हैं। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो डिफरेंट है, और यहाँ पे फिर वो वाइडर हो रही है, वो डिफरेंट है, लोअर वाले पोर्शन में भी डिफरेंट है। इसका मतलब है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली ये जो हमने एरिया रखा है दरमियान में, इसके डिफरेंट साइड्स के ऊपर उसकी जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो लाइन इंटेग्रल है इस वेक्टर ए का ओवर दिस होल बाउंड्री एरिया, यानी कि ABCD जो है इसके ऊपर लाइन इंटेग्रल जो है वो क्या होगा। तो जैसे आपको पहले मैंने लाइन इंटेग्रल के बारे में बता चुकी हूँ, तो अब हम उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। मैं ये कहती हूँ कि जो लाइन इंटेग्रल ऑफ ए है, यानी कि ये जो वेक्टर फील्ड ए है, दैट विल बी, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन अभी यहाँ पे लिखती हूँ, दैट विल बी ए डॉट डी आर, जो एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज इक्वल्स टू ADR cos थीटा। ये हम मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया। अब हम इसी चीज़ को रखते हुए हम ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर एरिया है ABCDA, इसके हर साइड के ऊपर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो लाइन इंटेग्रल, सबसे पहले ये वाली मैं साइड लेती हूँ AB, फिर मैं लूँगी BC और फिर मैं लूँगी CD एंड देन DA। तो अब आप सबसे पहले देखिए कि ये जो साइड AB है, AB और ये जो हमारे पास जो AB है और जो वेक्टर फील्ड, आप ये क्यों कहना चाहिए कि जो वेक्टर फील्ड है और ये जो ये वाली जो साइड है AB, इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस वाली साइड से। इसी तरह से मैं जब BC वाली साइड लूँगी तो उसमें भी जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक ये जो वेक्टर फील्ड है और ये जो हमारे पास इसका रेक्टेंगुलर एरिया है, इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का है। इसी तरह जो साइड हमारे पास CD है, CD और हमारे पास जो वेक्टर फील्ड है, इन दोनों के दरमियान में, यानी कि जो लेंथ एलिमेंट है, ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है और जो हमारे पास वेक्टर फील्ड के दरमियान में एंगल 90 डिग्री। इसी तरह से DA वाली साइड जो है वो भी, उनके दरमियान में भी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो मैं आप इसको लिखती हूँ एक्सप्रेशन को, तो मैं ये लिखती हूँ कि द लाइन इंटेग्रल जो है दैट विल बी इक्वल्स टू इंटेग्रल, सबसे पहले A और B वाली जो साइड है AB, और फिर मैं इसको लिखती हूँ जो वेक्टर फील्ड है वो A है और जो एरिया है हमारे पास उसको हम अगर DR से रिप्रेजेंट कर रहे हैं चले, और फिर जो हमारे पास कॉज ऑफ एंगल क्या आएगा वो 90 डिग्री आ जाएगा फ्रॉम A टू B। सिमिलरली जो दूसरी वाली साइड है उसको हम देखते हैं कौन सी साइड, B से C की तरफ। सो फ्रॉम B टू C क्या आएगा, ADR कॉज ऑफ अगेन वो भी 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट इंटेग्रल फ्रॉम C टू A है, फ्रॉम C टू A नो सॉरी फ्रॉम C टू D है, फ्रॉम C टू D दैट विल बी ADR cos ऑफ 90 डिग्री। अगेन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो क्या है, फ्रॉम D टू A, फ्रॉम D टू A, क्योंकि हमने उसको क्लोज्ड उसकी लूप कंसिडर करनी है, और सो दैट्स वाई फ्रॉम D टू A हम देख रहे हैं वो भी हमारे पास आ जाएगा ADR cos ऑफ 90 डिग्री। अब आपको पता है कि cos ऑफ 90 डिग्री जो है दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो सब है ये भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। ये क्या चीज़ है, बेसिकली द लाइन इंटेग्रल ऑफ A दैट इज इक्वल्स टू 0। किस वक्त ये 0 हो रहा है, जब हमने जो रेक्टेंगुलर एरिया था, रेक्टेंगुलर एरिया आप यूँ कह लो, when the rectangular area is held perpendicular to the vector field। सो जो रेक्टेंगुलर एरिया जब हमने जो भी एक कंसिडर किया रेक्टेंगुलर, इसको हमने उसके परपेंडिकुलर रखा है टू द वेक्टर फील्ड, तो उस वक्त जो लाइन इंटेग्रल है दैट इज इक्वल्स टू 0।
अब हम देखते हैं एक दूसरी पोजीशन को कि जब मैंने रेक्टेंगुलर एरिया जो है वो रखा है पैरेलल टू द वेक्टर फील्ड ए। सो अगेन मैंने यहाँ पे वेक्टर फील्ड जो है वो ये ड्रॉ हुई है और ये जो एरिया है ए बी सी डी इसको हमने रखा है पैरेलल टू द वेक्टर फील्ड, और वेक्टर फील्ड जो है उसकी ऊपर की तरफ वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, फिर वो थोड़ा सा उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर रहा है, यानी कि थ्रू आउट द होल दिस वेक्टर फील्ड। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको देखें तो ये जो साइड है ए बी, अब हम देखें कि जो साइड ए बी है और सी डी, सो साइड ए बी और सी डी जो है वो साइड बना रही है एंगल 90 डिग्री विद द वेक्टर फील्ड ए। और अगर आप देखें तो साइड जो बी सी है और साइड ए डी, बी सी और ए डी या डी ए जो है, सबसे पहले हम देखते हैं जो बी सी है, जो साइड बी सी है वो इस वेक्टर फील्ड के साथ उसके ये पैरेलल है, तो उन दोनों के दरम्यान में एंगल जो है वो 0 है। लेकिन अगर हम जब साइड डी ए देखें, जब डी ए देखेंगे तो वेक्टर फील्ड जो है वो इस तरफ है और जो एरिया हमारा है डी ए वो उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों 180 डिग्री के ऊपर है। तो अब मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखती हूँ। तो मैं लिखती हूँ कि जो लाइन इंटेग्रल होगी, सो लाइन इंटेग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए और अराउंड दिस होल एरिया, वो सबसे पहले तो हम लिखते हैं फ्रॉम ए टू बी ए डी आर कॉज ऑफ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब साइड हम ए बी ले रहे हैं तो एंगल जो है वो 90 डिग्री है, प्लस फ्रॉम दूसरे वाला है फ्रॉम बी टू सी, सो फ्रॉम बी टू सी ए डी आर। अब मुझे बताएं एंगल क्या है जो बी सी साइड है, जो लेंथ एलिमेंट है बी सी वो क्या एंगल बना रही है, वो उसके पैरेलल है टू द वेक्टर फील्ड, तो दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो 0 है, सो इट विल बी कॉज ऑफ 0 डिग्री, प्लस इंटेग्रल फ्रॉम सी टू डी, सो फ्रॉम सी टू डी ए डी आर, अगेन जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री, एंड देन फ्रॉम D to A अब जो एंगल बन रहा है वो, अब आप जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था, वेक्टर फील्ड A और DA जो है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, उनके दरमियान में एंगल जो है दैट इज 180 डिग्री, सॉरी कॉज लिखा ही नहीं, सो दैट इज कॉज ऑफ 180 डिग्री। अब अगर आप इसको ज़रा सॉल्व कर लें, सो अगेन ये जो 90 है ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 टर्म होगी, और कॉज ऑफ 0 जो है वो 1 होता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा फ्रॉम इंटेग्रल बी टू सी ए डी आर, और हमारे पास ये जो cos 180 है, cos 180 डिग्री इज -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटेग्रल फ्रॉम डी टू ए डी आर। सो लाइन इंटेग्रल ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया, ये उस वक्त आया है जब हमने रेक्टेंगुलर एरिया जो है रखा है पैरेलल टू द वेक्टर फील्ड। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन इंटेग्रल है उसकी कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यूज़ हैं इस केस में, तो लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी पोजीशन है जिसके ऊपर जब हमने ये जो रेक्टेंगुलर एरिया रखा है वो जब पैरेलल था टू द वेक्टर फील्ड, उसके ऊपर क्या है कि एक ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर जो लाइन इंटेग्रल है ए की, इट हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि एक ऐसी पोजीशन है हमारे पास जब हमने पैरेलल रखा था, तो एक ऐसी पोजीशन थी जिसके ऊपर जो वैल्यू है लाइन इंटेग्रल की, वैल्यू ऑफ दिस लाइन इंटेग्रल ए हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। अभी मैंने जो बात की थी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी लाइन इंटेग्रल की, तो अब हम डिफाइन करते हैं प्रॉपर कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड को। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है लाइन इंटेग्रल की ऑफ द वेक्टर ए taken over the boundary of the rectangular area per unit area of that surface such that area approaches to 0 is called curl of the vector A at that point.
आई होप आपको वर्ड्स इतने मुश्किल नहीं लगे होंगे। अभी हमने सारी डेरिवेशन कर ली, हमारे सामने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि वो जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास लाइन इंटीग्रल की आई थी जो एक ख़ास पोजीशन के ऊपर, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर ए टेकन ओवर द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगुलर एरिया, जो हमने रेक्टेंगुलर एरिया कंसिडर किया था, पर यूनिट एरिया of that surface such that area approaches to zero is called curl of the vector at that point. अब अगर मैं ये कहूँ कि अगर जो मैग्नीट्यूड है कर्ल ऑफ अ वेक्टर ए का, उसको हम फिर किस तरह से लिखेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी क्या होगी, सो दैट विल बी, वो एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे अब लिख रही हूँ, दैट कर्ल ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट एरिया अप्रोचेस टू ज़ीरो, जैसे मैंने वर्ड्स में आपको बताया है, दैट एरिया अप्रोचेस टू ज़ीरो, देन लाइन इंटेग्रल, सो लाइन इंटेग्रल ऑफ ए डिवाइडेड बाय, वो क्या था, पर यूनिट एरिया, सो पर यूनिट एरिया एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट, सो इधर इसके हम इधर मैक्सिमम वैल्यू भी लिख देते हैं। सो दिस इज, ये हम उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, जो वर्ड्स ऊपर है उसका, इसको मैथमेटिकली, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, दैट कर्ल ऑफ ए इज इक्वल्स टू लिमिट दैट एरिया टेंड्स टू ज़ीरो। सो एरिया अगर मैं ये कह देती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ जो एरिया है वो, उसको मैं डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे इस तरह भी लिख सकती हूँ, दैट डेल्टा ए, जो एरिया टेंड्स टू ज़ीरो, एंड जो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था मैथमेटिकली, दैट ए डॉट डी आर एंड देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल, सो उसके हम बाय लिख देते हैं मैक्सिमम, और यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय जो एरिया है उसको मैं अगर डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सो दैट इज़ डेल्टा ए। सो ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको लिखने का। और सिमिलरली मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो डायरेक्शन है कर्ल की, दैट विल बी अलोंग द positive normal drawn on the vector area of that surface. सो आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आप इसको ज़रा बार बार बेशक देखिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए।